बनाए भारत का संविधान। और उस भारत के संविधान जो बना, उसको लेकर के शुरू से ही कुछ लोग थे जो पुराने मनुस्मृति को ही सबसे बड़ा संविधान मानते थे, और जो पुरानी व्यवस्था चली आ रही थी। उनका था कि चलो पीछे की ओर चलो, आगे मत बढ़ो, आगे मत बढ़ो। समय की काल चक्र की पहिया को घुमा करके पीछे ले जाना चाह रहे थे। उन लोगों ने कभी इस संविधान को माना नहीं, मानने का कोशिश नहीं किया। लेकिन जब सत्ता प्राप्ति की बात आई, तो एक छद्म तरीके से उन लोगों ने इस संविधान की शपथ भी ली, और संविधान की शपथ लेकर के इस संविधान की अवहेलना करने की कोशिश की, हमारे संवैधानिक मूल्यों को पददलित करने की कोशिश की, उसको बार बार कदम कदम पर उसको ठोकरें मारी। और आज जब ये लोग बड़ी सत्ता के साथ आ गए, इतने बड़े बहुमत के साथ आ गए, तो अब उनका यह है कि इस संविधान को ही बदल दिया जाए, क्योंकि संविधान की जो मूल आत्मा है, वह मूल आत्मा ही इनको सूट नहीं करती है, इनको अच्छा नहीं लगता है, इनके मार्ग में बाधक अपना समझ में आता है। और खास करके इसके तीन शब्द, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता, समता, समानता, बंधु, ये सब इनके रास्ते का रोड़ा समझ में आता है। कल क्या हुआ कि पहले तो दबे दबे मन से, और पिछले दिनों आपने देखा कि इनके मोदी जी के आर्थिक सलाहकार ने एक लंबा लेख लिखा अपने अपने पत्रिका में, और उन्होंने कहा कि इस संविधान को बदल देने की आवश्यकता है, नए सिरे से संविधान का पुनर्लेखन किया जाना चाहिए भारत के संविधान। यह जो मौजूदा संविधान है वो विकास में बाधक है, देश को आगे आगे ले जाने में बाधक है, वो विकास नहीं करने दे रहा है, कदम कदम पर ये रुकावटें स्थापित करता है। और अभी फिलहाल इनके एक सांसद अनंत हेगड़े ने भी कहा है कि आने वाले दिनों में हमको इतना बहुमत दे दीजिए कि दोनों सदनों में हमारा 3/4 बहुमत हो जाए, ताकि हम इसको इस संविधान को हम बदल चुके हैं, इसमें हम आवश्यक परिवर्तन कर चुके, और उसके लिए लोकसभा में तो हमारा बहुमत है, लोकसभा में इस बार इतना बहुमत दे दीजिए कि हम राज्यसभा में भी बहुमत प्राप्त कर लें और इस संविधान को हम बदल सकें। तो और इस पर मोदी जी और सारे लोग चुप हैं, खामोशी छाए हुए हैं। लेकिन इनका बेहतरीनता का उदाहरण यह है कि तरह तरह के भ्रष्टाचार में आज की तारीख में संलिप्त तो थे, अब वो परत दर परत उनकी परत खुलती जा रही है, निकलती जा रही है, और जनता में व्यापक आक्रोश भी है, जानते। लेकिन गोदी मीडिया के माध्यम से, सत्ता के माध्यम से और तमाम संसाधनों के माध्यम से ये जनता को बरगलाने की, गुमराह करने की कोशिश दर कोशिश करते चले जा रहे हैं। आज हम इसी बात पर चर्चा करने के लिए आपके सामने उपस्थित है कि यह जो संघ के लोग हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है और उसकी राजनीतिक संस्था भारतीय जनता पार्टी इस संविधान को बदल देने पर आमादा है, बदल देना चाहती है। और इसको बदलने से मिलेगा क्या, या इस संविधान में आज की तारीख में जो इसकी मूल आत्मा है, जो इसका प्राण तत्व है, उसको बचाने के लिए इस संविधान से मोहब्बत करने वाले लोग क्या कर रहे हैं और इसको कैसे बचाएंगे। इसी बात पर आज हम चर्चा करने के लिए आपके सामने उपस्थित है। हमारे साथ हैं ये बनारस की ये गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता जागृति राही जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन है जागृति जी। हमारे साथ महाराष्ट्र से जुड़ चुकी हैं विद्या चौहान जी, आप वहां पर एमएलसी हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस के, आपका भी स्वागत, अभिनंदन है। और हमारे साथ मध्य प्रदेश सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं, अब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव भी हैं, और भी लोग आते रहेंगे और उनसे बातें होती रहेगी। तो हम शुरुआती दौर में चलते हैं अरविंद श्रीवास्तव जी के पास। अरविंद श्रीवास्तव जी, इन पूरे घटनाक्रमों को आप कैसे देखते हैं? भारतीय संविधान के ऊपर क्या वाकई आपको लगता है कि ये संविधान बदलने की आवश्यकता है, और इस संविधान को जो समय समय पर माने कुंठित प्रहार करके इसकी मूल आत्मा को ठेस पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, ये कितना जायज है? अरविंद श्रीवास्तव जी। ऐसा है कि आरएसएस ने भारत के संविधान को कभी भी दिल से स्वीकार नहीं किया, ये सभी जानते हैं। जब संविधान बनाया जा रहा था 1949 में 14 फरवरी के दिन गोलवलकर जी के नेतृत्व में संसद के संविधान सभा जो उस समय थी उसके सामने प्रदर्शन किया गया था। ये मांग की गई थी कि मनुस्मृति पे आधारित संविधान बनाया जाना चाहिए, और उसको इन्होंने कहा था कि ये तो ब्रिटिश ऑर्केस्ट्रा के समान है, ये जो बनाया जा रहा है ये ब्रिटिश पाश्चात्य भारत के मूल भावनाओं और उसके आधार पे नहीं है।
इसलिए शुरू से रहा। और आप देखिए ये प्रयास समय समय पे भारतीय जनता पार्टी के या पूर्ववादी जनसंघ के लोगों के द्वारा किए जाते रहे। अटल बिहारी वाजपेयी तक ने एक बार कहा था कि संविधान के बारे में, संशोधन के बारे में या उसकी पुनर्पाठ या पुनर्व्याख्या करने में बुराई क्या है। उन्होंने सीधे तो ये नहीं कहा, उन्होंने भी कहा और आरएसएस भाजपा के दूसरे नेताओं ने भी समय समय पे इस बात को कहा, क्योंकि वो संविधान को स्वीकार ही नहीं करते। और जब इंदिरा गांधी ने संविधान में समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को जोड़ा, तब से तो और भी ज्यादा। अब वो धर्मनिरपेक्ष तो अब आज बचा नहीं है, संविधान भर में लिखा है। और समाजवाद की भी सैकड़ों तरह की परिभाषाएं हैं, लेकिन संविधान में उसको उन्होंने संशोधन करके संविधान की मूल भावना में उसको प्रस्तावना में जोड़ा। तो ये तो भाजपा और आरएसएस को स्वीकार नहीं था, लेकिन वो तब कमजोर थे। आज वो मजबूत है, आज वो कुछ भी करने की स्थिति में है। इसलिए ये उनके द्वारा ये शगुफा छोड़ा जाता है जनता की नब्ज नापने के लिए कि लोग इसके खिलाफ कितना बोलते हैं या कितना चुप रहते हैं या कितना समर्थन करते हैं। और इसलिए आप देखिए कि जो बयान दिया है उसके बारे में आरएसएस ने या भाजपा ने अपने एमपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, नहीं तो कायदे से ये एक बड़ा गंभीर मुद्दा है। अभी वो कितने ऑनलाइन तो इसलिए क्या है कि ये तो वो चाहेंगे और जब उनको मौका मिलेगा तब वो करेंगे। नहीं तो अगर आप भारतीय संविधान का इतिहास देखें, देखिए 1967 में गोलकनाथ केस आया था, जिसमें 9 जजों की पीठ ने, 7 जजों की पीठ ने कहा था कि किसी भी तरह का संविधान में या उसके बुनियादी जो उसके चरित्र है उसमें या फंडामेंटल राइट्स को संविधान किसी भी तरह से पार्लियामेंट उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। फिर 1973 में उसका केस आया, केशवानंद भारती, जो आज भी फेमस केस है, जिसमें उन्होंने कहा कि संविधान में परिवर्तन तो किया जा, संशोधन तो किया जा सकता है, लेकिन उसके बुनियादी चरित्र को नहीं। अब बुनियादी चरित्र का एक लंबी व्याख्या है कि क्या है, सैलिएंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो इसलिए केशवानंद भारती के केस ने गोलकनाथ केस को बदल के कहा कि नहीं, संविधान को संशोधित किया जा सकता है लेकिन उसके बुनियादी चरित्र को नहीं बदला जा सकता। तो ये जो संविधान का ये जो 73 का केस था, ये 13 जजों की बेंच ने इस पे फैसला दिया था। और आपको याद होगा कि फैसले के बाद जो 3 जजेस ने फैसला दिया था इसके विरोध में, तो कहा था कि संविधान, और लिखा था, मतलब जो मेजॉरिटी जजमेंट था कि बुनियादी चरित्र को बदला नहीं जा सकता। वो एक्चुअली प्रॉपर्टी के एक्विजिशन का रिलेटेड मामला था कि मठों को सरकार अधिग्रहित कर सकती है कि नहीं, धार्मिक मठों को। केरल का केस था ये। तो उसके बाद इंदिरा गांधी ने जो एएन रे को चीफ जस्टिस बनाया और जस्टिस ग्रोवर, शेलट और हेगड़े को सुपरसीड कर दिया। तो ये बड़ा एक ऐतिहासिक मामला है। तो इसलिए समय समय पे सर्वोच्च न्यायालय भी ये कह चुका, और अभी भी एक रिसेंट जजमेंट में उन्होंने कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज। तो इसलिए भाजपा ये जानती है कि कोर्ट में इसको अगर वो करेंगे, चेंज करते हैं अभी कुछ, तो ये टिकेगा नहीं अगर हम संविधान में अभी किसी तरह का संशोधन या परिवर्तन। इसलिए इनकी मांग संशोधन की नहीं है, इनकी मांग उसमें सुधार या कोई चेंज की नहीं है। इनका अब सपना या इनका जो पूरा जो एम है, लक्ष्य है, वो है संविधान को पूरी तरह से बदल देना। इस संविधान को निरस्त करके एक नया संविधान जो इनके इच्छाओं के हिसाब से हो, जिसमें फंडामेंटल राइट ऑफ एक्सप्रेशन ना हो, फंडामेंटल राइट ऑफ रिलीजियस फ्रीडम ना हो, फंडामेंटल राइट टू ऑर्गेनाइज ना हो, ऐसे तमाम चीजों को, और जिसमें ज्यादा से ज्यादा पावर केंद्रीकृत शक्तियां हो। फेडरल स्ट्रक्चर जो अभी भारत का है, जैसे अभी राहुल गांधी ने बोल दिया तो इन्होंने बड़ा हल्ला मचाया कि भारत जो है एक राज्यों का समूह है, जबकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि इंडिया जो है फेडरल स्ट्रक्चर है उसका। लेकिन इन्होंने कहा कि अरे ये तो भारत को तोड़ने वाली बात है। तो ये पूरा एक निशान, एक विधान, एक प्रधान का जो इनका जो सपना है या जो इनका मोटो है, उसको ये लागू करना चाहते हैं, और इसलिए इनको मौके की तलाश है।
और धनंजय कुमार या ये अनंत कुमार जैसे लोग इसको समय समय पे जानबूझ के इनके इशारे पे छेड़ते हैं, ताकि ये देख सकें कि अभी कितना मामला कितना गर्म है और कितना इस पे हथौड़ा चलाया जा सकता है। और अगर इनको 400 सीट मिल जाए तो मेरे को कोई शक नहीं है कि संविधान को निरस्त करके नया संविधान बनाने की बात करेंगे। इसलिए एक बड़ा गंभीर मामला है, और अगर भाजपा में अगर जरा भी ईमानदारी है तो इनको इसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए, नहीं तो भारत का संविधान निश्चित रूप से इनके उसमें बिगड़ेगा, बदलेगा। और मैं समझता हूं कि ये जो इन्होंने बयान दिया है ये एक बहुत गंभीर मसला है, जिसका सभी को इसकी खिलाफत, जो संविधान की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। हम लोग क्यों लड़ रहे हैं? हम लोग इसलिए लड़ रहे हैं कि जो संविधान है उसकी रक्षा हो, उसको बचाया जाए। जो ये सरकार नष्ट कर रही है, अब संविधान में चीजें लिखी बहुत सी हैं लेकिन लागू कुछ नहीं है। कहाँ सेकुलरिज्म है, कहाँ फंडामेंटल राइट है, कहाँ लोगों को बोलने का अधिकार है, कुछ नहीं है। सिर्फ कागजों में लिखी किताब, जो बचा है कम से कम किताबों में वो सुरक्षित रहे, इसी की लड़ाई है। लेकिन भाजपा उसको भी बदलने की कोशिश कर रही है, इसलिए एक सीरियस मामला है, इसको हल्के से नहीं लेना चाहिए। वो आदमी संसद सदस्य है, पूर्व मंत्री है, और समय समय पे इस तरह के बयान वो देता रहता है अपने आकाओं के इशारे पे। ये मेरा कहना है। जी, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद बात अरविंद जी। आप बने रहिए, हम आपके पास फिर आते हैं। हाँ, हम फिर आपके पास आते हैं। हम चलते हैं महाराष्ट्र। राष्ट्रवादी कांग्रेस की एमएलसी विद्या चौहान जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। विद्या चौहान जी, ये जिस तरीके से संविधान पर क्रमशः हमला दर हमला हो रहा है और इसके मूल आत्मा को, इसके प्राण तत्व पर प्रहार किया जा रहा है, और अब तो सीधे सीधे इनके इशारों पर इनके सांसद कह रहे हैं इस संविधान को ही बदल देने की आवश्यकता है, और आह्वान हो रहा है कि हमें इतनी सीट दे दीजिए, इतनी संख्या हमें दीजिए कि हम राज्यसभा में भी अपना 3/4 बहुमत दे दें, ताकि हम इस संविधान को हम व्यापक तरीके से बदल सके। आपकी टिप्पणी विद्या चौहान जी। जी नमस्ते, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है, जी जी। हाँ, देखिए, भाजपा का मेन मकसद जो है आरएसएस वालों का, ये देश का संविधान बदलना यही है, और वो अपने मकसद की तरफ तेजी से जा रहे हैं। इसकी हमें फिक्र होनी चाहिए, क्योंकि राज्यसभा में और लोकसभा में दोनों जगह अगर इनकी मेजॉरिटी आती है तो ये हमेशा ये सोचेंगे कि पहले संविधान बदलना चाहिए, और उसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि जो इतिहास झूठा लिख सकते हैं, जो इतिहास बदल सकते हैं, जो कुछ भी कैरिकुलम यानी बच्चों की पढ़ाई में भी वो इसमें नया इतिहास रचाना चाहते हैं, जहां स्वतंत्रता आंदोलन में भाजपा का, आरएसएस का कोई सहभाग भी नहीं था। जब वो अंग्रेजों के साथ थे, उस जमाने से लेके आज तक उन्होंने यही किया है कि भाई हम लोग अभी जब वो सत्ता में बैठे हैं तो उनको ये कहना है कि भाई हमारा मकसद जो है वो यानी इनका, भाजपा वालों का मकसद जो है वो संविधान जो है वो बदली करना उनका है, और उसको उसकी तरफ वो तेजी से जा रहे हैं। जहाँ की वो, मैंने जैसे पहले भी कहा आपको कि स्वतंत्रता आंदोलन में इनका सहभाग नहीं था, लेकिन वो ये दिखाना चाहते हैं कि हम लोगों ने भी स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया था, लेकिन ये सच नहीं है। हिस्ट्री बदलने की भी साहस जो कर सकते हैं वो संविधान बदलने का साहस भी करेंगे, और इसकी तरफ वो तेजी से जा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है जितना वो आसान लगता है उनको, उतना वो आसान नहीं है, क्योंकि बहुजन समाज जो है वो बहुत बड़ी तादाद में है, और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को मानने वाला एक वर्ग है अपने देश में। 70% 80% लोग हैं, जो हमारे जैसे कुछ लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो चाहते हैं कि संविधान इस देश का बहुत अच्छा है और देश के हित के लिए है और वो हमेशा रहना चाहिए। तो ऐसे लोग मिलकर अगर इनका प्रयास हम लोग अगर तोड़ सकते हैं तो ये हमारा तो आंदोलन चलता ही रहेगा, हम लोग लड़ते ही रहेंगे। लेकिन भाजपा का मकसद संविधान बदलना है, इसकी तरफ वो जा रहे हैं, इस ऐसे विधान वो कर रहे हैं। तो ये तो बहुत आसानी से हम लोग समझ सकते हैं कि इनका जो इनकी जो नियत है वो साफ नहीं है।
संविधान उनको नहीं चाहिए। और ये इसके लिए वो प्रयास करेंगे और जो भी बन सके उससे उनसे वो करेंगे। आगे चल के चुनाव अगर ना लेना है तो वो चुनाव भी नहीं लेंगे। हिटलर की तरह चल रहा है अभी जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स आ रही है। केरला का आपने देखा होगा, अभी अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे भी वो फिल्म आ रही है। तो इस तरह से जिस तरह से हिटलर ने किया था, इसी तरह से इन लोगों का बर्ताव हो रहा है। और आगे चल के क्या होगा ये तो हम लोग देखेंगे ही। लेकिन हमारे देश के लोगों को, बहुजन समाज को अगर हम लोग एक साथ, इसीलिए जो राहुल गांधी ने कल कहा था कि आदिवासी देश के जो है, ये आदिवासियों को ये वनवासी कहते हैं। तो ये अपनी तरफ खींचने की एक कोशिश है इनकी। और आदिवासियों को, बहुजन समाज को, उनके जो श्रद्धा स्थान है उनके ऊपर राम मंदिर का भी आपने देख लिया। तो लोगों की श्रद्धाओं को और लोगों के जो ये है जिसके ऊपर विश्वास है, वो विश्वास पहला वो जीतेंगे और लोगों को अपनी तरफ खींचने का इनका प्रयास चल रहा है। लेकिन मुझे लगता है अगर लोगों को संविधान के बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा तो मुझे लगता है लोग इस तरह से तेजी से वहां नहीं जाएंगे। और उनको इनका मकसद क्या है वो अगर समझाने का जो अभी इंडिया अलायंस जो है वो यही प्रयास कर रहा है कि इस देश का संविधान बनाने की साजिश हो रही है। और वो साजिश तोड़ने की बात लोगों ने अगर एक साथ इकट्ठा प्रयास किए तो मुझे लगता है इसमें उनको कामयाबी नहीं मिलेगी। जी विद्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ऐसे जो भी लोग हैं हमारे इस खूबसूरत सम्मान को जनप्रिय अपने संविधान के ऊपर जो इसको धूमिल करना चाहते हैं, इनको खत्म करना चाहते हैं, उनका खात्मा जरूरी है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं पंजाब विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद खालिद साहब। प्रोफेसर मोहम्मद खालिद साहब, प्रोफेसर मोहम्मद खालिद साहब, राजनीति विज्ञान विद्यार्थी के रूप में आप तो अब तक इस संविधान को आप इतना बच्चों को पढ़ाते रहे, देखते रहे, दिखाते रहे। सुन रहे हैं? जी जी जानती। जरा इधर आइए, मेरा मोबाइल दूसरा वाला दीजिए। अपना अपना म्यूट कर लो जानती, अपना मोबाइल म्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, तो डॉक्टर मोहम्मद खालिद साहब, आपकी टिप्पणी। वो वाला मोबाइल दीजिए। मोहम्मद खालिद साहब। ये हाँ जो जी। विषय आपने चुना है कि संविधान को बदल सकती है या संविधान को बदलने के प्रयास हो रहे हैं, संविधान को बदलने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि संविधान को बिल्कुल उसमें अमेंडमेंट कर दी जाए या बिल्कुल नया संविधान लाया जाए, जैसे कि पहले भी एक प्रयास हुआ था कि संविधान जो है उसको रिविजिट करने की जरूरत है। संगमा उनके उसके वो अध्यक्ष बने थे। बाद में हमारे प्रेसिडेंट थे उस समय के आर नारायण, उन्होंने कहा कि ये संविधान को बदलने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें अपने आप को बदलने की जरूरत है। संविधान हैज नॉट फेल्ड अस, वी हैव फेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर कोई भी सरकार, जैसे कि कहा जा रहा है कि बीजेपी अगर थर्ड टाइम पे आती है तो हो सकता है वो संविधान को बदलने का प्रयास करे। संविधान को बदलने का में उनको दो तीन चीजें हैं जिनको उनको प्रॉब्लम है। एक तो सेकुलर वर्ड से उनको बड़ी चिढ़ है, और एक सोशलिज्म या सोशलिस्ट जो है हमारे सब प्रस्तावना के अंदर, उससे उनको बड़ी चिढ़ है। ये दो चीजें उनके निशाने पे हैं। मैं आपको बताऊं कि कोई भी व्यक्ति कितना ही पावरफुल हो, वो बेसिक स्ट्रक्चर जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, जो संविधान, जो हमारी बहुत सी संविधान पीठ जो इसकी थी सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने उसको सुरक्षित किया है, उसको बदलना बड़ा मुश्किल है, नंबर एक। दूसरी चीज ये है कि कुछ पोर्शन ऐसे हैं हमारे संविधान के अंदर जिनको बदलने के लिए 2/3 मेजोरिटी ऑफ द बोथ द हाउसेज चाहिए, प्लस स्टेट आधे या उससे ज्यादा स्टेट्स की भी मंजूरी चाहिए, जो पर्याप्त नहीं इस समय नहीं है, या आगे को आने की भी संभावना नहीं है। जिस तरह से रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं या दूसरे जहां पर कोलिशंस हैं, वो ऐसा नहीं करने देंगे। तीसरी चीज जो है वो इसमें ये है कि
अगर आप संविधान को बदलते हैं तो जो अम्बेडकराइट्स हैं या अम्बेडकर को मानने वाले हैं या अम्बेडकर के फॉलोअर हैं, उनमें बहुत बड़ा रोष होगा, जिसको कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इग्नोर नहीं कर सकती संविधान को बदलने की, जहां तक सवाल है। लेकिन वो कर क्या रहे हैं? अभी भी बहुत कुछ हो रहा है। फॉर एग्जांपल सीएए का कानून आया है जो कि संविधान की मर्यादा के बिल्कुल अगेंस्ट है। एक सेकुलर कंट्री के अंदर धर्म के ऊपर आधारित पॉलिसी मेकिंग नहीं होनी चाहिए। ना पहले इतना ज्यादा इसको ऐसा हुआ है, लेकिन ये पहली बार है कि क्लियरली मुस्लिम्स को छोड़कर बाकी सबको जैसे अनुमति देना, ऐसा हुआ है। सरकार कर क्या रही है? बिना संविधान को अमेंड किए, बिना संविधान को बदले संविधान को बदल रही है। संविधान को फॉर्मली बदलने की बजाय उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें वो धर्म का आधार लेकर के पॉलिसी मेकिंग कर रही है। और सिर्फ यही नहीं, और भी कई जगह पर ऐसा हुआ है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि जो भी पॉलिटिकल, अगर बीजेपी सत्ता में वापस आती है फॉर एग्जांपल, बहुत मुश्किल होगा संविधान को बदलना, उसकी प्रेजेंट जो है उसको चेंज करना, चाहे कितनी जब तक के वो पर्याप्त चीजें नहीं है। और फिर सुप्रीम कोर्ट है, फिर लोग हैं, वो सब चीजें जो है वो उनको बदलने नहीं देंगी। हाँ, इनडायरेक्ट तरीके से, सटल ढंग से, उसकी इम्प्लीमेंटेशन में वो डेफिनेटली पॉलिसी मेकिंग में धर्म का इस्तेमाल कर रही हैं और करती रहेंगी, आगे को भी करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हम चलते हैं जागृति राही जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। जागृति राही जी, आपकी टिप्पणी। जागृति राही जी, कितने का? जागृति राही जी का यही तो है मूवमेंट। और जी प्रोफेसर खालिद साहब, प्रोफेसर खालिद साहब, ये संविधान को परिवर्तन का, हमारे यहाँ संविधान तो इतना फ्लेक्सिबल है कि हम इसको अपने आवश्यकता के अनुसार, समसामयिक आवश्यकताओं के अनुसार हम इसमें आवश्यक परिवर्तन भी वो करने का प्रावधान है। तो ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी है कि ये लोग पूरा का पूरा संविधान ही बदल देना चाहते हैं? देखो, ऐसा है कि पहली चीज तो ये है कि संविधान को बदलने की उनकी जो एक मंशा है वो पूरी तरह से, इसलिए बाकी लोग अपना म्यूट कर लें, बाकी लोग अपना म्यूट कर लें, आवाज डिस्टर्ब कर रही है। कोई उसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। जी तिवारी साहब, मैं अब अर्ज करना इसका माइक खुला हुआ है, वो अपना म्यूट कर ले। आप कौन है? जी बोलिए। जी, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि संविधान को बदलना या पूर्ण रूप से बदलना कोई बहुत आसान काम नहीं है। उसको बदलने के लिए एक पर्याप्त प्रोसीजर है, प्रोसेस है। जो संविधान को बदलने का तरीका है, यानी कि अमेंडिंग प्रोसीजर है, उसमें 3 पोर्शन, आप कहते हैं ना फ्लेक्सिबल है, कुछ पोर्शंस ऐसे हैं जो बहुत फ्लेक्सिबल है, वो सिंपल मेजॉरिटी के साथ चेंज किए जा सकते हैं। कुछ ऐसे हैं पोर्शन जो दोनों सदनों का 2/3 मेजॉरिटी चाहिए प्रेजेंट एंड वोटिंग की। तीसरा जो है, जो कठोर भी है, इसलिए कहा जाता है कि भारत का संविधान फ्लेक्सिबल भी है और कई जगह पे बहुत कठोर भी है। और कठोर में क्या होता है कि 2/3 मेजॉरिटी बोथ हाउसेस की चाहिए और 50% स्टेट की लेजिस्लेचर्स की अनुमति चाहिए। तो इसलिए अगर संविधान में आपने बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज करना है, फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट बार बार ये कह चुकी है कि सेकुलरिज्म संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। अगर आप उसको बदलना चाहते हैं तो बेसिक स्ट्रक्चर को बदलने के लिए तो बड़ी बाधाएं आएंगी, बहुत मुश्किल है, मेरा प्रैक्टिकली स्पीकिंग। बाकी ऐसी चीजें जिनको वो आसानी से बदल सकते हैं, अगर दोनों सदनों में 2/3 मेजॉरिटी आ जाए, तब फिर भी अगर कोलिशन बनती है तो जो आपके
सहयोगी पार्टियां हैं उनको कन्विंस करना पड़ेगा। राज्यसभा में भी 2/3 मेजोरिटी लेनी पड़ेगी, सिंपल मेजोरिटी अभी तो आई है, काम नहीं चलेगा। तो ये सब चीजें जो है मुझे लगता है, हाँ उनकी मंशा ये है कि संविधान को अपने संविधान की इम्प्लीमेंटेशन को अपने मुताबिक ढाल लिया जाए, और वो कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल फेडरल स्ट्रक्चर जो है वो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, लेकिन कोविड के दिनों में उन्होंने इस तरह की पॉलिसी मेकिंग की कि फेडरल स्ट्रक्चर की धज्जी उड़ा के रख दी और कहा यह गया कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंडर ये हम सब कुछ कर रहे हैं। और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को लेकर के इन्होंने बहुत सी पॉलिसी मेकिंग की ड्यूरिंग कोविड, और कहा कि ये और था, हालांकि वो फेडरल स्ट्रक्चर के बिल्कुल अगेंस्ट। इस तरह की चीजें वो करते रहेंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी है फॉर एग्जांपल, उस समय लागू की जिस समय लॉकडाउन चल रहे थे और सारा कुछ हो रहा था। इसी तरह से डीमोनेटाइजेशन की उन्होंने अपनी मर्जी से की, स्टेक होल्डर्स को कुछ नहीं, स्टेट का कोई वो नहीं है, स्टेटों से कुछ नहीं पूछा गया। ये सब चीजें वो कर रहे हैं, टिंकरिंग कर रहे हैं संविधान के साथ। लेकिन अगर आप कहें कि संविधान को बिल्कुल बदल डालेंगे, ये एक बहुत लंबा चौड़ा उनके लिए मुश्किल होगी, और जो स्टेट्स हैं वो उसके लिए एग्री नहीं करेंगे, खासतौर पर जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज है जहां पर वो स्ट्रांग है, चाहे वो तमिलनाडु है, चाहे वो उड़ीसा है, चाहे उड़ीसा जो है उसके साथ अलायंस है। लेकिन इस चीज के ऊपर के संविधान को बदलने, इस चीज को करना बड़ा मुश्किल है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम हमारे साथ जागृति राही जी जुड़ चुकी हैं। जागृति राही जी, जब ये अभी इस स्थिति में नहीं है कि ये संविधान को ये बदल सके, उस हालत में तो इनकी इतनी मनमानी चल रही है, जिस दिन ये संविधान में अपने मन मुताबिक चीजों को जोड़ लेंगे या उसको खत्म कर लेंगे, तब इनकी क्या स्थिति बनेगी? जागृति राही जी। जी, ये तो बहुत साफ है, 10 सालों का ही नहीं, ये 100 सालों का इतिहास है इनका। कि और पूर्व वक्ताओं ने बोला भी कि संविधान को कभी इन्होंने जो ओन नहीं किया, और ना सिर्फ संविधान को, पूरी आजादी की लड़ाई की विचारधारा को ही ये ओन नहीं करते हैं, इसको स्वीकार नहीं करते हैं। झंडे को, भारत के तिरंगे को इन्होंने बरसों बरसों तक स्वीकार नहीं किया था। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि ये अचानक से ऐसा कर रहे हैं। ये सबको, हर किसी को, जो भी इस आरएसएस की विचारधारा या दक्षिणपंथी विचारधारा से विपरीत सोच रखने वाले लोग हैं इस देश में, वो सब जानते हैं कि इस तरह की कवायद इनकी तरफ से की जा सकती है और की जाएगी। और शायद यही डर था कि इतने सालों तक, जब तक आजादी की लड़ाई से निकले हुए मूल्य और भावनाएं इस देश में आम जन में और सब में पसरे हुए थे, नेताओं में बहुत ज्यादा स्वीकारोक्ति थी उसकी, व्यवहार में था, तब तक जो है आप उसको नेहरूवियन कॉल या गांधी का काल कह सकते हैं, तब तक इनको कोई पसंद नहीं करता था। समाज में भी कहीं कहीं मोहल्लों में शाखा लगाने के अलावा इनकी कोई पकड़ नहीं थी। लेकिन लगातार जो ये दुर्भाग्य है इस देश का कि लोगों ने इनको डेमोक्रेसी के नाम पे और इस तरह से जो है छोड़ के रखा कि आप अपनी विचारधारा पे काम करिए, और इसी संविधान की आजादी का लाभ लेके ये आज देश के इतने बड़े हिस्से की आबादी को, जो है एक बड़ी आबादी को, इन्होंने अपनी सोच से भ्रमित कर दिया है। और देख रहे हैं कि 30-35% लोग, 40% लोग हैं ऐसे जो हिंदू मुसलमान के नाम पे ही वोट करते हैं, और जो ये मानते हैं कि नहीं नहीं, इस देश में केवल और केवल एक ही धर्म के लोगों को और उनकी कट्टर सोच को ही राज करना चाहिए। तो ये मानसिकता के साथ ये संविधान को लेकर के अनंत हेगड़े हो या प्रज्ञा ठाकुर जैसे लोग हो या और तमाम ऐसे ही इनके नेता हैं जो समय समय पर इस तरह की बकवासबाजी करते हैं। और ये और एक रीजन है कि वो ये जानते हैं कि हमारे आका इससे खुश होंगे, तो इसलिए वो इस तरह की भाषा बोलते हैं। अगर वाकई में आप संविधान की शपथ लेकर एक जिम्मेदार ओहदे पर बैठे हुए हैं और आप इस देश की कानून व्यवस्था को और उसको चलाने का और उसको उसके पेरेंट होने का एक जिम्मेदारी को समझते हैं, तो आपको अपनी पार्टी के ऐसे किसी भी व्यक्ति को तुरंत बाहर कर देना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। पर ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। हम सब जानते हैं
कि सीधे सीधे भड़काऊ भाषण देने वाले और बलात्कारियों का समर्थन करने वाले लोग जो है सम्मानित किए जाते हैं। ये परिवर्तन इस देश में 10 सालों में हो गया है और ये सत्ता के संरक्षण में हुआ है और उसका नतीजा है कि आज ये बड़े पैमाने पे संविधान को बदलने की बात करने की हिम्मत रख रहे हैं, जिस देश में 80% आबादी ऐसी है जो बहुजन है, जो दलित है, जो आदिवासी है, जो महिला है, जो समाज का पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग है, जिनको केवल और केवल संविधान की ताकत से ही बराबरी का अधिकार मिला है। उस पूरी जनता की नाराजगी की भी चिंता नहीं है, तभी इस तरह की भाषा बोली जा सकती है। और खास करके कुछ शब्दों से, जैसे पहले भी कहा कि इनको दिक्कत है, और वो शब्द धर्मनिरपेक्षता है और खुलकर ये बातें और भी लोगों के द्वारा ये कही जाती है कि धर्मनिरपेक्षता था नहीं, ये तो बाद में जोड़ा गया है और इसलिए इसको दिक्कत है। इनको धर्मनिरपेक्षता का शब्द को गलत तरीके से जो है किया जाता है और वो तो केवल और केवल एक वर्ग, एक कम्युनिटी को का तुष्टीकरण करने के लिए धर्मनिरपेक्षता की जरूरत होती है। इस किस्म की बातें, और ये तब हो रहा है, उसी समय ये सब चीजें हो रही हैं जब आप जो भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करके आए थे और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी निकल गए हैं, ये बात सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से क्लियर हो गई है और उसी समय आप सीए एनआरसी भी लागू करते हैं, जिसका विरोध इस देश की इतनी बड़ी आबादी ने किया, जिसने जो इस कानून को अगर आप लाना भी चाहते थे और इस तरह से करना आपकी नियत सही थी, तो आपको लोगों में बहस करानी चाहिए थी, लोगों में उसकी समझदारी विकसित करनी चाहिए थी, जैसा आप करना नहीं चाहते। आप रमजान के पहले दिन आप उनको लज्जित करने और उनको शर्मिंदा करने के लिए, उनको बेइज्जत करने के लिए इस तरह से करते हैं। और इसका सबसे सटीक उदाहरण ये है कि किस तरह से ये दोयम दर्जे की नागरिकता का सवाल जो है इनके लिए कितना महत्वपूर्ण है, कि इस नैरेटिव ने 10 साल में ये हाल बना दिया कि एक नमाज पढ़ते हुए व्यक्ति के ऊपर शुक्रवार के दिन दिल्ली में एक पुलिस का अफसर जो है वर्दी में लात मार रहा है उसको, ये इनका नैरेटिव बनाया हुआ है, ये व्यवस्था है। तो इस देश में संविधान कहाँ इस तरह से चलने दे रहे हैं? ये सबसे बड़ी खतरनाक बात है ना कि चेंज तो कागज में भी और किताबों में करने के लिए, उसके लिए ये बहुमत चाहिए इनको, ये बोल रहे हैं क्योंकि इनको मालूम है कि एक बड़ा वर्ग है जो इनके साथ इस बात पे खड़ा है, समुदाय है जो ये कहता है कि हाँ, जिनको इन्होंने समझा दिया है कि ये संविधान ही अंग्रेजों का लाया हुआ है और कॉपी है, और ये जो आजादी मिली थी, ये आजादी भी जो है केवल समझौता है, इसमें तो कुछ असली आजादी जैसा कुछ है नहीं। इस टाइप के फर्जी नैरेटिव गढ़ना, 370 को एक भौकाल बनाया जिस तरह से कि 370 की वजह से बाप रे क्या, उसी की वजह से सारी प्रॉब्लम है। अब लद्दाख में लोग, लाखों लोग मतलब मांग कर रहे हैं कि हमारी लद्दाखी लोग कि हमको हमारा स्टेट का दर्जा दीजिए, हमें 6वीं अनुसूची हमारी लागू करिए, हमें आदिवासी स्टेट का राइट हमको दीजिए, हमारे संसाधनों पे प्रोटेक्शन दीजिए, तो आप उसको सुनने को तैयार नहीं है। तो लगातार जनता के बड़े वर्ग की उपेक्षा करते हुए भी एक 40% 30% तबका जिसको इन्होंने कन्विंस कर लिया है अपनी इन फर्जी नैरेटिव पे झूठ की प्रचार के जरिए, उसके बल पर ये जो चाहे करने के लिए बातें करते हैं। और अभी इनको जो 400 पार जो भाषा की जा रही है और जिसके पीछे लॉजिक ये दिया जा रहा है कि संविधान को बदल देने के लिए ये जरूरी है, दरअसल संविधान को बदल देने के लिए नहीं, ये पूरे देश के कैरेक्टर को बदल देने के लिए और पूरे देश की व्यवस्था को उठाकर कुछ चंद लोगों के हाथ में बंद कर देने के लिए, एकदम मुट्ठी में कैद कर देने के लिए सारी बातें हैं। इनको संसदीय प्रणाली से भी परेशानी है, इसलिए पूरा विपक्ष नहीं चाहिए। 100-150 सांसदों को ये बाहर कर देते हैं, विपक्ष के सारे नेताओं को जेल में भेज देना है, भ्रष्टाचारी साबित करना है और पूरा का पूरा जो संघीय ढांचा है उस पे हमला करना है। तो कौन सी व्यवस्था, जुडिशरी में हालत यह है कि सुप्रीम कोर्ट के बनाए हुए कानून को और व्यवस्था को उलटने के लिए अध्यादेश लेके आए जाते हैं। तो ये सारी जो कवायद की जा रही है 10 सालों में, हम एक के बाद एक दुर्घटना की तरह या झटके की तरह देख रहे हैं। जिन रास्तों पर चलकर ये देश 35-36 करोड़ की आबादी से 144-48 करोड़ की आबादी तक चल रहा था और जिसके सहारे जो है हम डेवलपमेंटल मतलब पैराडाइम्स में ऊंचे लगातार जा रहे थे, उन सब को क्रश करना, जितनी प्रगतिशील सोच का जो
तौर तरीका था, वैज्ञानिकता थी, व्यवहारिकता थी, वो सब को खत्म करके नैतिक जो मर्यादाएं, जो ट्रांसपेरेंसी का जो अधिकार, जो व्यवस्थाएं चेक एंड बैलेंस की बनाई गई थी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा भी, कानून के द्वारा भी, और देश में जो परंपराओं के माध्यम से भी, संसदीय परंपराओं के माध्यम से, उन सब पर हमला किया जा रहा है। तो ये केवल संविधान को बदलने की बात और उसको लेके नहीं है, इस देश में डेमोक्रेसी और लोकतंत्र को भी खत्म करने की बात करेंगे, क्योंकि कल दिन ये भी बात आने ही वाली है कि लोकतंत्र की जरूरत नहीं है, इतने बड़े पैमाने पे इतने सारे लोगों को चुने जाने की क्या जरूरत है, हम है ना, हम चला लेंगे, हम और हमारे 2-4 लोग जो हैं वो चला लेंगे। अभी अब कल का फैसला देख लीजिए, उदाहरण के तौर पर इनका कहाँ डेमोक्रेसी में भरोसा है, जब आप अपनी ही चुनी हुई सरकार और उसके जो आपके पार्टनर हैं उनको आप मक्खी की तरह निकाल के फेंक देते हैं। एक दिन पहले आप उनकी तारीफ करते हैं, अगले दिन उनको निकाल कर फेंक देते हैं, उन बेचारों को खुद ही नहीं पता होता है कि उनको कब बदल दिया जाएगा। तो कहाँ डेमोक्रेटिक वैल्यूज तो आपकी अपनी पार्टी के अंदर अपने व्यवहार में नहीं दिखाई दे रहा है। तो ऐसे व्यक्ति के हाथ में आप कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की बात कर रहे हैं और ऐसे व्यक्ति वो कॉन्स्टिट्यूशन को रहने नहीं दे रहा है, धीरे धीरे जिसको कहते हैं ना, उस कॉन्स्टिट्यूशन की जो इमारत है, लोकतंत्र की जो इमारत है, उससे एक एक ईंट खिसकाई गई है पिछले 10 सालों में, और उसके लिए अभी इनको और जंग चाहिए पूरा, कि पूरा ही कंट्रोल हमारे हाथ में आ जाए। और फिर कोई, तमाम लोग ये कह रहे हैं ना कि अभी इस देश में चुनाव नहीं होगा, क्योंकि लोगों को और चुनाव की व्यवस्था पे भरोसा नहीं रह गया। मैं पिछले 3-4 दिनों से महिला दिवस के उपलक्ष्य में गांव-गांव घूम रही हूँ बनारस में, और इतनी सारी महिलाओं से मिल रही हूँ, कम से कम 2000 महिलाओं से मैं 2-3 हजार महिलाओं से मिली, और वहां गांव की एकदम अनपढ़ महिला भी ये कह रही है कि दीदी वोटवा तो दिहल ना जाला, ये जीत कैसे जात हुआ। तो मतलब ईवीएम पर वहां गांव की औरतें सवाल उठा रही हैं बनारस की, उनको यकीन नहीं हो रहा है कि नहीं हमने इतना वोट दिया, नहीं तो फिर 4 लाख 5 लाख का गैप आता कैसे है। तो ये जो शंका है आम नागरिक के दिमाग में, जिसको वोट देना 70 साल में सिखाया गया था, जिसको डेमोक्रेसी क्या है और उसका वोट का राइट क्या है ये सीखा जिस जनता ने, राजतंत्र को भूलकर लोकतंत्र में जिसने यकीन दिखाया, उस जनता के मन में ये संदेह पैदा होना अपने आप में इस देश के लोकतंत्र और संविधान के लिए बहुत बड़ा सवाल है, उसकी व्यवस्था का सवाल है। तो इसलिए ये जो बात हो रही थी अभी, विद्या जी ने कहा कि इंडिया गठबंधन जो है कोशिश कर रहा है और तमाम लोग साथ आ रहे हैं, तो ये सच बात है कि आज इस बार जो ये चुनाव होने जा रहा है वो कोई सामान्य चुनाव नहीं है। शायद 70-75 सालों में ऐसा चुनाव कभी नहीं हुआ जब आपको फिर से इतने कम समय के बाद आपको दोबारा इस देश का भविष्य आगे का लोकतांत्रिक होगा कि नहीं, संसदीय व्यवस्था में होगा कि नहीं, मानवाधिकार सुरक्षित होंगे कि नहीं, बराबरी का अधिकार और सामाजिक न्याय होगा कि नहीं, ये सब चीजें डिसाइड होने जा रही हैं। एक तरफ वो हैं जो संविधान को नहीं मानते, जो लोकतंत्र को नहीं मानते, जो लोगों के आर्थिक हितों को भी नहीं सुरक्षित रखना चाहते, जो पूरी तरह से 80 करोड़ जनता को सिर्फ 5 किलो राशन पे जिंदा रखना चाहते हैं, क्योंकि वो उनका सिद्धांत है, वो उनका आर्थिक मॉडल है। उनका आर्थिक मॉडल हो, ये उनका गुजरात मॉडल हो, यही कहता है कि सेठों के अंदर आम जनता प्रजा बन के रहनी चाहिए, और वो सेठों की जो व्यवस्था लागू करने की बात हो रही है उसमें ये कॉन्स्टिट्यूशन उनको बाधा नजर आता है। नो डाउट ये कि हेगड़े जी ने बोल दिया अपनी मीटिंग में, लेकिन आप ये पूरा चरित्र आप देखेंगे तो सत्ता के टॉप पे बैठे हुए लोग जो हैं उनके कैरेक्टर में यही नजर आएगा कि वो किसी कानून की मर्यादा को और किसी संविधान की मर्यादा से अपने आप को बंधा हुआ नहीं मानते, और ना इस देश की जनता के प्रति किसी तरह का उत्तरदायित्व महसूस करते हैं कि उसकी भलाई के लिए उनको चुना गया है, तो उनकी जिम्मेदारी ज्यादा, जवाबदेही ज्यादा जनता के प्रति है। और यही व्यवहार इसीलिए किसानों के साथ उनके व्यवहार में दिखाई देता है, अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार में दिखाई देता है, महिलाओं के साथ व्यवहार में दिखाई देता है, आदिवासियों के साथ, दलितों के साथ व्यवहार में दिखाई देता है, जिसमें कहीं उनकी कोई संवेदना नजर नहीं आती है। वो चाहे लद्दाख हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे दिल्ली बॉर्डर पे बैठे हुए किसान हो, इनकी कोई संवेदना नहीं नजर आती है। उसका वजह यही है कि उनकी जवाबदेही केवल और केवल उन कारपोरेट घरानों के प्रति है, उन सेठों के प्रति है, जिनके हाथ में उनको देश सौंपना है और जिनके हिसाब से, जिसके अनुसार उनको पूरा संविधान बदलना है और वो नए नियम कानून लगाने हैं। आप भाई साहब ये समझिए कि जब इस देश की सेना का कैरेक्टर बदल दिया गया, वहां दिहाड़ी मजदूर की तरह 4 साल के लिए लोगों को भर्ती किया जाने लगा, तो कौन सी व्यवस्था सुरक्षित है?
देश की सुरक्षा की चिंता है क्या इनको? देश के बॉर्डर्स की चिंता है क्या इनको? नहीं है। वहां भी उनको कोई जमीन कोई कब्जा कर रहा हो, अरुणाचल में कर रहा हो, लद्दाख के पास कर रहा हो, कहीं कर रहा हो, उन्हें दिक्कत नहीं है। उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। चाइना अभी मैं कल खड़ी थी गांव में एक बनारस के, और पता चला कि गोलगप्पा जो सबसे ज्यादा महिलाओं के मतलब हम लोगों का स्ट्रीट फूड है, वो भी चाइना से बन के आ रहा है। मतलब दंग थी ये देख करके कि क्या हो रहा है इस देश में। कुछ भी हम लोग बनाने के लायक नहीं रह गए हैं क्या? तो इतना दोहरा चरित्र झेलना पड़ा है इस देश की जनता को 10 सालों में कि हर व्यवस्था कहीं ना कहीं दरकती हुई नजर आ रही है। तो संविधान पे ये सवाल उठाना गंभीरता पूर्वक लोगों को समझ में आना चाहिए कि ये कोई एक अनंत हेगड़े की बात नहीं है। ये पूरा का पूरा ये जो सोच है, ये पूरी सत्ता है, ये इसी दिशा में चलती है और चल रही है और लगातार चल रही है। उनके लिए संविधान को बदलना और उसमें से धर्मनिरपेक्षता और उसकी जो तमाम सद्भाव और बंधुत्व की भावना, न्याय, सामाजिक न्याय की भावना, लोगों की आजादी और बराबरी की भावना, वो सब उनके हिसाब से बेकार की चीजें हैं। इन सब की जरूरत नहीं है। इन सबको खत्म करके उसकी मूल भावना को और उसके मूल चरित्र को ही बदलना है। और वो मूल चरित्र इस देश के व्यक्ति के चरित्र में नजर आना चाहिए। इस देश की जनता की चरित्र में नजर आता था, उसको उन्होंने दीमक की तरह चाटने का काम किया है, नफरत की डोज दे दे करके, और एक पूरी पीढ़ी तैयार की है। तो ये पूरा गंभीर मामला है। लेकिन ठीक है, ये शायद ये मौका भी है जब इस देश के लोग वाकई में संविधान का महत्व समझ पाएंगे और नागरिकता का अपने आप में क्या मूल्य बोध है वो समझते हुए संविधान को अपना पाएंगे। ये शायद लड़ाई उसी के लिए है, और इसीलिए इसको राहुल कहते हैं विचारधारा की लड़ाई है। तो ये है विचारधारा की लड़ाई, और इस लड़ाई में हिंदुस्तान को, भारत की आत्मा को जीवित रहने के लिए सबको प्रयास करने की जरूरत पड़ेगी, और इनको हराना ही होगा, इनको हटाना ही होगा। इस तरह की भाषा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये मैसेज जाना चाहिए, क्योंकि ये केवल हिंदी बेल्ट या गोबर पट्टी जिसको कहते हैं उसका संविधान नहीं है, ये पूरे देश का संविधान है, और देश के तमाम हिस्सों से इनके लिए नकार की आवाजें उठ रही हैं। इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद अपना जागृति जी। ये संविधान की जो मूल आत्मा है, जो प्राण तत्व है, वही इनके लिए बाधक बना हुआ है, और इसी को खींच करके इस देश को पूरा दिव्यांग बना देना चाहते हैं। हम हमारे साथ जुड़े हुए हैं ये डॉक्टर सुनील जी। डॉक्टर सुनील जी, आपकी टिप्पणी। जी मैं यहाँ रामलीला ग्राउंड में हूँ। रामलीला ग्राउंड में कल 14 मार्च को हजारों किसानों की एक ऐतिहासिक किसान मजदूर महापंचायत होने जा रही है। आप पीछे देख सकते हैं कि सब राकेश टिकैत जी से लेके और जितने किसान नेता हैं वो सब यहाँ पहुंचे हुए हैं। मंच यहाँ पर बन रहा है, पूरी व्यवस्थाएं यहाँ पर हो चुकी हैं। जो है सभी लोग जो अभी रात को, अभी जब पुलिस के साथ मीटिंग थी तो वो बता रहे थे कि जो है आपके 10,000 लोग तो रात को ही पहुंचने वाले हैं, और जो है कल हम ये उम्मीद करते हैं कि बहुत बड़ी किसान महापंचायत, ऐतिहासिक किसान महापंचायत यहाँ पर होगी। मैंने इस बात का जिक्र इसलिए किया कि देश का किसान ही है जो मोदी सरकार को चुनौती देने का काम बहुत मजबूती और दमदारी के साथ कर रहा है। और कल यहाँ से संयुक्त किसान मोर्चे का जो ऐलान होगा, वो ऐलान मुख्य तौर पर इसी बात को लेकर के होने वाला है कि इस देश का किसान और मजदूर किसी भी हालत में और किसी भी कीमत के ऊपर जो है वो संविधान का को बदलने की इजाजत किसी भी शासक को नहीं देगा। आपको मालूम है कि संयुक्त किसान मोर्चे ने जो है भाजपा को सबक सिखाओ, भाजपा को हराओ, जो है तमाम किस्म के जो नारे देने का काम किया है। कल उसी का एक फॉर्मल ऐलान चुनाव के ठीक पहले सभी किसान संगठनों की ओर से कर दिया जाएगा। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि असल में ये सरकार जो है वो बहुत डरी हुई सरकार है, ये बहुत असुरक्षित सरकार है। इस सरकार ने जितने प्रपंच किए 2014 से लेकर अभी तक, उन्हें लगता है वो कॉन्फिडेंट नहीं है कि हम चुनाव जीत सकते हैं। 370 400 तो वो बार बार बोलते हैं, लेकिन उनको बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि ऐसा हो सकता है, और इसीलिए वो नए नए शगुफेबाजी वो करते हैं। कभी महिलाओं को आरक्षण देने का भी वो करते हैं, आपने देखा है, कभी संविधान को बदलने का भी करते हैं। अलग अलग सेक्शंस को
खुश करने की कोशिश होती है। उन्हें मालूम है कि जो कट्टर संघी है, जिसका विश्वास पूरी मनु की व्यवस्था के अंदर है, जो अपने भगवा झंडे को ही राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर वो मानता रहा है, उसी को ही वो अपने आरएसएस हेडक्वार्टर में लहराता रहा है। हर सेक्शन को खुश करने के लिए जो जो काम हो सकते हैं वो करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जिसे कहा जाए कि उनका आका कौन है, मोदी जी ने अब अपने परिवार की बात शुरू कर दी है। एक समय में संघ परिवार की बात होती थी, अब मोदी परिवार की बात है, तो उसके अंदर अडानी जी का, अंबानी जी का, जो हमारे डोभाल जी हैं उनका, अमित शाह का, तमाम ऐसे लोगों के नाम आते हैं, या जो उनके नए परिवार में तमाम सारे लोग नए नए जोड़ते रहते हैं, है ना। अभी यहाँ पर जो राकेश टिकैत बैठे थे वो ये बात कह रहे थे, कहा कि यहाँ पर जो है भाजपा की मेंबरशिप 3 तरीके की होती है। एक मेंबरशिप तो वो होती है जो ये बुजुर्गों को लेकर के आ जाते हैं, वो कहते हैं कि जी आप हमारे मार्गदर्शन मंडल के अंदर रहिए। फिर एक होती है कि वो जो है फुसला के बहका करके लेके आते हैं। एक होती है जो सीबीआई, आईडी, ईटी जो है वो मेंबरशिप कराने का काम करती है। तो वो आप देख रहे हैं कि वो सिलसिला इनका लगातार चल रहा है। लेकिन इस समय अगर आप संविधान को बदलने की कोई कोशिश करेंगे, मुझे लगता है कि टुकड़े टुकड़े के अंदर तो अभी तक तमाम सारे बदलाव करने का काम वो कर चुके हैं। और अब जो जब 100 साल हो रहे हैं आरएसएस के, तब उनकी कल्पना है, एक ही देखिए हिंदू राष्ट्र एक ही था, जो है ना वो था नेपाल। उस नेपाल के अंदर भी वो भी सेकुलर राष्ट्र के अंदर तब्दील हो गया। इस बात को समझना चाहिए। नेपाल छोटा सा था, वहां का एक राजा था, वहां पर जाकर के बहुत पॉलिटिक्स करने की कोशिश मोदी जी ने की, संघ परिवार ने की, लेकिन एक नेपाल जैसे छोटे से राष्ट्र को भी वो हिंदू राष्ट्र कायम नहीं रख पाए। वहां पर भी अभी बहुत कोशिश हो रही है, तमाम किस्म की कोशिश ये लोग कर रहे हैं। वहां पर भी अनेक तरीके से कर रहे हैं। जो नेपाली कांग्रेस इस समय वहां की एक बड़ी पार्टी रही है, जो बहुत लंबे समय तक उसने शासन करने का काम किया, उसके अंदर भी हिंदू राष्ट्र की डिबेट चलाने का इन्होंने काम किया है, लेकिन वो चलने वाला नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर अगर आप रिलीजियस स्टेट बनाने का काम भी करोगे, पाकिस्तान जो है वो आपको मालूम है रिलीजियस स्टेट बना था, लेकिन क्या हुआ, है ना, तो मुसलमान तो जो है बांग्लादेश के अंदर भी लोग थे, लेकिन वो टूट गया। और दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्टेट्स जो है वो यूनाइट भी हुए। आपने देखा कि जर्मनी जो है वो किस तरीके से यूनाइट हुआ। तमाम किस्म का यूनिफिकेशन, या पूरे यूरोप का जो यूनिफिकेशन है वो किसी धर्म के आधार पर नहीं है। और पूरी दुनिया के अंदर इस समय जिस तरीके का एक जो चलन बन गया है, जो पूरी की पूरी नई पीढ़ी है, वो इस तरीके के फंडामेंटलिज्म के अंदर बिल्कुल भी विश्वास रखती नहीं है। वो किसी भी किस्म के भेदभाव के अंदर विश्वास रखती नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी हासिल किया है आजादी के 76 वर्षों के अंदर इस देश ने, इस देश के आम लोगों ने जो हासिल किया है, वो संविधान के माध्यम से ही हासिल करने का काम उसने किया है। और इसीलिए चाहे वो राइट टू फूड हो, राइट टू हेल्थ हो, या राइट टू एम्प्लॉयमेंट हो, तमाम किस्म के जो राइट्स की बात आज चलती है, या अभी तक जितने भी राइट्स मिले हों, वो सभी संविधान के चलते ही मिले हैं। और उसके अंदर आपको ये भी मालूम है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर जो कुछ लिखा है, उसको भी पूरा करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ने का काम किया जा रहा है। तमाम सारे सवाल एक के बाद एक हल होते चले जा रहे हैं। हम लोग कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कि महिलाओं के को लेकर के जो आज 50% को लेकर के नौकरियों के अंदर, शिक्षा के अंदर, पंचायत राज के अंदर जो व्यवस्था आज बन चुकी है, जिसको चैलेंज करने वाला कोई नहीं है, वो बनी है। क्यों बनी है? क्योंकि भारत के संविधान के अंदर उस व्यवस्था का पालन किया गया। जिस तरीके का विकेंद्रीकरण पूरी तरीके से कोशिश होती है मोदी जी की, वो इस केंद्रीकरण के माध्यम से देश को चलाने का काम करे, लेकिन इतनी विकेंद्रीकृत व्यवस्था हो गई है कि उनकी जो पूरी कोशिश होती है, वो तो ये चाहते हैं कि भाई इस देश के अंदर एक संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान नहीं, मनु का संविधान चलना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि प्रयास चाहे जो हेगड़े जी भाषण उसके अंदर कर दें, या कोई भी भागवत जी उसके ऊपर भाषण कर दें, लेकिन ये संभव इस देश के अंदर नहीं है। और इस समय जो मेजॉरिटी है, क्योंकि वो एक तरीके से संविधान का उसको 76 वर्षों में कहीं ना कहीं उसने स्वाद लिया है, उससे जो कुछ उसे हासिल हुए हैं अधिकार, उसको वो एंजॉय करने का काम वो कर रहा है, तो वो आसानी से ये काम नहीं होने देगा। लेकिन जो मंशा है
तो मेरा तो केवल आखिरी बात मेरी केवल इतनी है कि आगामी चुनाव के अंदर, लोकसभा चुनाव के अंदर एक तरफ संविधानवादी होंगे और दूसरी तरफ वो लोग होंगे जो इस संविधान को नहीं मानते या संविधान को तोड़ना चाहते हैं या संविधान को बदलना चाहते हैं। और इंडिया गठबंधन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को बचाने का, पुनर्स्थापित करने का, वो जो है वो उसका एक मूर्त पॉलिटिकल रूप जो है वो बन करके उभरा है। और हम जिस तरीके से आज उम्मीद ये कर रहे हैं कि 545 सीटों के अंदर हम अगर देखें कि 130 सीटों के ऊपर, जिसे दक्षिण के राज्य कहते हैं, वहां डबल लॉक लगा है तेलंगाना, कर्नाटक के अंदर। बाकी जिस तरीके का महाविकास अघाड़ी से लेकर के अंदर जो आपसी जो कुछ अभी बातचीत चल रही है, हम उम्मीद करते हैं कि वहां पर समझौता हो जाएगा। बिहार में समझौते के अंदर कोई दिक्कत नहीं है और सभी लोगों को ये समझना चाहिए कि वेस्ट बंगाल के अंदर अगर समझौता ना भी हो तो भी उसके अंदर ट्रायंगुलर फाइट अगर होती है तो उससे इंडिया को लाभ होने वाला है। तो पूरे देश के अंदर जो पूरी स्थिति बनी है, यूपी के अंदर और बिहार के अंदर जो फाइट है, जिसे कहते हैं कि 80 और 40, 120 सीटों के ऊपर जो है वो बराबरी से आगे बढ़ गई है अब, क्योंकि वहां पर समझौता हो गया है यूपी के अंदर समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का, और बिहार के अंदर जो है जो गठबंधन का, जिसके अंदर लेफ्ट भी है, कांग्रेस भी है, उसमें सोशलिस्ट भी हैं, तेजस्वी का जिस किस्म का एक तेजी से एक उभार चल रहा है। तो मैं बहुत आशान्वित हूं कि संविधान के ऊपर ये अपनी मंशा तो रखेंगे, लेकिन 2024 के चुनाव में इसका मुंहतोड़ जवाब भारत के मतदाता देंगे। बहुत शुक्रिया समय देने के लिए तिवारी जी। जी बहुत धन्यवाद बहुत सुरेंद्र जी। अच्छा। तो अभी हम रामलीला मैदान दिल्ली से वहां पर किसानों की अपना ये संवेदना और भावनाओं को सुन रहे थे। एक लंबे संघर्ष के बाद दिल्ली में अपने किसानों का जुटान कल होने जा रहा है और वहां से संदेश देगा किसान। अब हम चलना चाहेंगे देश की आर्थिक राजधानी मुंबई। विद्या चौहान जी, आपका क्या संदेश होगा? नहीं, मुझे इतना ही कहना है कि आपके सभी के सहमतों से, हमारे सहमत से मैं पूरे सहमत हूँ। लेकिन जो ये है ईवीएम मशीन एक है और पैसा इलेक्ट्रोल बॉन्ड से और नोटों की छपाई करके भाजपा ने इतना पैसा इकट्ठा किया है और गुजरात के बड़े बड़े व्यापारी, अदानी, अंबानी, ऐसे लोग इनके साथ है और चुनाव में पैसे की लूट की जाएगी, लोगों को खरीदा जाएगा, लोगों के वोट्स को खरीदा जाएगा। ईवीएम मशीन तो है ही। यानी जितना हमें लगता है, अगर हम सब लोग एक साथ आ जाएंगे कि भाई देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, तो आशा अभी भी है किसानों के लिए। जो अभी किसानों का जो चल रहा है आंदोलन, ये फिर से जीवित हो गया है और इसका बहुत बड़ा फायदा होगा और मोदी जी का नुकसान तो होगा ही। लेकिन दो फैक्टर जो है, पैसा और ईवीएम मशीन, ये इनके बाजू में है, इसलिए उसके बारे में कुछ ना कुछ सोचना चाहिए और जल्द से जल्द उसके ऊपर कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब वो कार्रवाई तो, अंतिम कार्रवाई तो जनता की होती है और जनता की अदालत में होती है और उसके लिए हम सारे लोग कमर कस के तैयार हैं। और उसके पहले की जो कार्रवाई होनी चाहिए वो सारी कार्रवाई तो सत्ता पक्ष कर ही रहा है, अपना मोदी जी कर रहे हैं, सारा अमला जमला लेकर के। और इसके पीछे जितना भ्रष्टाचार करके जिस तरीके से इन्होंने धन अर्जन किया है और सबको भयभीत आतंकित करने का काम किया देश का, विधायक को खरीदा है, अनेक राज्यों से विधायक को खरीदा है उन्होंने। जी अनेक जी, राज्यों से महाराष्ट्र खरीदे की है। महाराष्ट्र से बढ़िया उदाहरण उसका क्या हो सकता है। और उसमें भी सुप्रीम कोर्ट को सलाम करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट भी अपने अधिकारों का और जो न्यायप्रियता है, न्याय के पक्ष में खड़ी दिखाई पड़ रही है अभी आज की तारीख तक। और रोज का रोज कुछ डेवलपमेंट होता जा रहा है। तो ऐसी हालत में आने वाले दिनों के लिए हम तो यही उम्मीद करेंगे कि अंतिम अदालत तो जनता की अदालत है। ये लोग तो जो भी छल छद्म कर रहे हैं उसके माध्यम से इनका एक ही ध्येय बना हुआ है कि एन केन प्रकारेण हम सत्ता को हस्तगत करें। और जनता का काम है कि अपने रक्षार्थ, अपने हितों के रक्षार्थ, अपने हितों की सरकार हम कैसे बनाएं। और उसके लिए यह जो संविधान है, जो हमारा सबसे बड़ा कवच है, हम उसकी रक्षा के लिए आगे आए, आगे बढ़ के निकल आए। आप सारे साथी हमारे साथ जुड़े, विद्या चौहान जी, जागृति राही जी, अरविंद श्रीवास्तव जी, मोहम्मद खालिद साहब और नहीं डॉक्टर सुनीलम,
आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार। कल हम फिर एक नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। बहुजन संवाद का ये छोटा सा प्रयास हमारा लगातार जारी रहेगा जनता के बीच संवाद करने का।